चलिए, पहले आप एक बात ये सुन लीजिए कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, हाँ या ना, आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझसे पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन कभी हो सकता है, हाँ कि नहीं। क्योंकि मेरी एक क्लास के पीछे 7 घंटे की मेहनत और सबसे ज्यादा कंटेंट, ना जाने कितनी किताबें, कितनी कितनी चीजों को छानता हूं जब आपकी एक क्लास होती है, और पूरी कोशिश और पूरे क्वेश्चंस को देखकर क्लास ली जाती है कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो तैयारी बड़ी जबरदस्त तरीके से करना है। और कल आपको 9, 10, 11 वापसी तीनों क्लास अच्छे से पढ़कर आना है। आज की क्लास क्या है? फैट। फैट को हम क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं भाई? वसा होती क्या है? तो पहले आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो पहले आपकी बॉडी में वसा किस प्रकार से क्या काम करती है। देखिए, वसा अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। वसा मतलब क्या सर? जो हम तेल खाते हैं, सरसों का तेल खाते हैं, रिफाइंड सोयाबीन तेल खाते हैं, हाँ कि नहीं, कई सारे डालडा वगैरह आपने नाम सुना होगा, घी खाया है, तो ये सब फैट है। ये क्या है? फैट। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि फैट खाने से होता क्या है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी बहन है, जीजी है हमारी, और ये जीजी की हाथ हथेली और ये उसकी क्या है? उंगली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये बहन का एक हाथ है, हमारी जीजी का एक हाथ है। अब जीजी ने क्या किया, बढ़िया डाइटिंग वाइटिंग कर रही थी अभी तक, लेकिन फिर उसने क्या किया, फिजिकल वगैरह निकाल लिया। फिजिकल निकालने के बाद कुछ समय की बाद ज्वाइनिंग थी इसकी, तो ज्वाइनिंग में कोरोना बीच में आ गया, ज्वाइनिंग हो नहीं पाई लंबा समय। अब जीजी घर पर बैठ गई, तो कोरोना में घर पर क्या है भैया, लॉकडाउन में खाना ही खाना और कुछ काम नहीं, तो जीजी ने खाना चालू किया। अब जीजी जब खा रही है तो घी, तेल, पराठे, पूरी एकदम बिल्कुल तला हुआ भुना हुआ बिल्कुल खा रही है। अब हो क्या रहा है कि जीजी की जो स्किन है, त्वचा है, इस हाथ की त्वचा के जस्ट नीचे इस हिस्से पर, यहां पर वो घी और तेल क्या होने लगा है? जमने लगा है भाई। क्या होने लगा है? जमने लगा है यहां पर, इस प्रकार से। तो आपको एक बात पता है कि ये जब जमने लगेगा, वसा या फैट जो तला हुआ आप लोग खाते हैं, वो अंदर जाके इस प्रकार से जमना चालू हो जाता है अगर अत्यधिक मात्रा में खाते हैं तो। फलस्वरूप क्या हो जाता है? इंसान क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो जीजी का हाथ कितना मोटा हो जाएगा, ये देख लीजिए आप, इतना मोटा, यहां से इस प्रकार से। अब जीजी को लग रहा है कि यार भाई मैं क्या हो रही हूं? मोटी हो रही हूं। ये जीजी का हाथ, ये देख लो आप, इतना मोटा हो गया फैट खा खा के, क्योंकि आपकी त्वचा के नीचे ये फैट क्या हो रहा है? जम रहा है। एकदम बिल्कुल सुड़प नखा जैसा शरीर हो गया इसका। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी मोटी क्यों हो रही हूं, क्योंकि वो तेल और पूरी, पराठे और जो भी समोसा, कचौड़ी, जितने भी तेल के आइटम होते हैं वो लगातार खा रही है। खाते खाते कहानी ये हो रही है कि अंदर अंदर कहानी ये हो रही है कि ये जो है तेल और घी इस हाथ के त्वचा के नीचे या शरीर में जो स्किन है इसके नीचे जमा होते जा रहा है। आपको पता है कि हमारे हाथ में पतली पतली नसें होती हैं, धमनियां और सिराएं जिन्हें कहते हैं, और धमनी और सिराओं में ही क्या बहता है? रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त। ये जो हाथ है, इस हाथ से जाने वाली जो नसें हैं वो आपके हार्ट में जाती हैं। कहां जाती हैं? हार्ट। ऐसे ही बनाते हो आप हार्ट, दिल, ठीक है। तो देखिए भाई, एक समय ऐसा आएगा कि ये चर्बी की मात्रा जिसे हम फैट बोल रहे हैं इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इनका प्रेशर पड़ने लगेगा किसके ऊपर? धमनी और सिराओं के ऊपर। और इनमें जो ब्लड बह रहा है, वो ब्लड की जो रफ्तार होगी, वो स्पीड होगी, वो कम हो जाएगी। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? फैट की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि उनमें रक्त बहना बंद हो जाएगा। हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और हार्ट में जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। कुछ लोग इसे सीधा बोलते हैं हार्ट अटैक, जबकि वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो क्या होता है? हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट अटैक। बात समझ गए? तो क्या वसा या फैट की अधिक मात्रा आपके शरीर में हार्ट अटैक का कारण बनती है? हार्ट अटैक का कारण बनती है कि नहीं बनती है? यार ये कौन फोन लगाता है क्लास के टाइम पे? चलिए, समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन वसा जितनी खराब है उतनी अच्छी भी है। जिनके शरीर में फैट होता है उनको ठंडी कम लगती है भाई, ध्यान रखना। ठंडी क्या लगती है? हाँ, ये सत्य है। जो मोटे ताजे लोग होते हैं ना, उनको ठंडी कम लगती है। आपको कम लगती है? मुझे तो बहुत लगती है भाई। हाँ, मेरे शरीर में फैट भी नहीं है ना उतना। चल, हाँ दिख रहा है, झलक रहा है। तो ठंडी जो है कम लगती है, क्योंकि
वसा जो है आपकी त्वचा के नीचे जमा हो जाती है, तो टेम्परेचर अंदर जाने में वक्त लेता है या बहुत कम मात्रा में जा पाता है। तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती, ठंडी लगती है लेकिन उतनी नहीं लगती जितनी सामान्य व्यक्ति को लगती, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके शरीर में जो जरूरी हार्मोन है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये पुरुषों के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? पुरुषों के अंदर। पुरुषों के अंदर कहां पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन मतलब टेस्टिस में। कहां पर पाया जाएगा? टेस्टिस। जो पुरुषों के अंदर जो कामुकता होती है, समझ रहे हो कि नहीं, वो किसके कारण होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। हाँ कि नहीं? तो ये जरूरी है। अब दूसरी, हाँ जरूरी, बहुत जरूरी है ये। दूसरी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किसके अंदर रहता है? महिलाओं के अंदर। ये एक हार्मोन रहता है, ठीक है। बच्चे के होने के लिए या माता पिता बनने के लिए इन हार्मोन की आवश्यकता होती है, हाँ कि नहीं? तो ये हार्मोन का निर्माण भी करती है हमारे शरीर में वसा। तो वसा अच्छी भी है, वसा खराब भी है, लेकिन वसा कब खराब है? जब आप उसे अत्यधिक मात्रा में खाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये तो है कॉन्सेप्ट जहां से प्रश्न नहीं बनेंगे। आपकी समझ के लिए मैंने बताया कि वसा आपके शरीर में क्या करती है, ठीक है कि नहीं? चलो अब हम पढ़ना चालू करते हैं उन चीजों को, लेकिन उसके साथ मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में बता देता हूं कि जैसे ही किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या हार्ट अटैक होता है, तो उसके शरीर में जो है, जो मुख्य नसें रहती हैं, जो तीन जो नसें रहती हैं जिनके माध्यम से रक्त आता है और जाता है, ठीक है, तो इनमें ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। मैं जब आपको हृदय परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगा तो पूरा डायग्राम के साथ बताऊंगा, एक एक धमनी, एक एक सिरा के बारे में। अभी आपको ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप केवल इतना देखें कि इनमें क्या जाता है? ब्लॉकेज। क्या जाता है? ब्लॉकेज। तो ऐसी नसें शरीर की जो सीधा हार्ट में गई हैं, सीधा हृदय में गई हैं, उन नसों से एक कैमरा भेजा जाता है। कैमरा, सूक्ष्म कैमरा होता है छोटा सा, और वो कैमरा नसों के माध्यम से किसी के हाथ से भेजा जाता है, किसी के पैरों से भेजा जाता है। तो वो नस के अंदर अंदर वो कैमरा पूरा चेक करते हो जाता है, दिखाते हो जाता है कि कहां पर ब्लॉकेज है, तो किस नस में ब्लॉकेज है वो दिखाता है। इसको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। क्या बोलते हैं? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में पता लगाते हैं कि ब्लड का जो क्लॉट है, रक्त का जो थक्का है, या कह सकते हैं कि जो ब्लॉक हुआ है, कौन सी जगह पर हुआ है ब्लॉक, एंजियोग्राफी। अब इस जिस जगह पर ये ब्लॉकेज आया है, उस जगह पर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से एंजियोग्राफी हुई थी, उसी रास्ते से एंजियोप्लास्टी होती है। एंजियोप्लास्टी में यहां पर एक मानव निर्मित छल्ला, जिसे हम स्प्रिंग के रूप में जान सकते हैं, इस प्रकार का एक छल्ला होता है, ठीक है, इसको डाल दिया जाता है और इन नसों को खोल दिया जाता है ताकि ब्लड की सप्लाई बनी रहे, ठीक है कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी ब्लड के क्लॉट को, या हम कह सकते हैं कि किस नस में ब्लॉक है, वो पता लगाते हैं एंजियोग्राफी, और एंजियोप्लास्टी जिससे हम उस ब्लॉकेज को खत्म करते हैं। लेकिन ये इसका परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है कि आपने एंजियोप्लास्टी करा ली, छल्ला डलवा ली, काम खत्म। देखिए ये जो एंजियोप्लास्टी होती है, ये जो छल्ला होता है, आपको पता है हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, इस ह्यूमन बॉडी में हमारी बॉडी के लिए जो अच्छी चीजें हैं उनके ऊपर हमारा शरीर काम करता है, सेल्स भी काम करती है। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी चीजें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा दी जाती हैं, हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं उसको ध्यान में रखती है कि यार ये नई चीज है, ये नया कौन है, ये कौन है। आपकी क्लास में अगर कोई नया व्यक्ति आएगा, तुम देखोगे ना ये कौन है, तो शरीर के अंदर की भी कुछ ऐसी सेल्स होती है जो ध्यान रखती है, तो वो इनके ऊपर अटैक करती है। तो हार्ट में ब्लॉकेज की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो समय समय पर इसको, समझ रहे हो कि नहीं, क्लीनिंग कराई जाती है। ये परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, इसको निकाल के फिर वापस डाला जाता है, हाँ कि नहीं? तो इन सब चीजों से बचने के लिए फैट इतना ज्यादा खाओ ही मत, ही रनिंग करो, बढ़िया। चलो ये एंजियोग्राफी है। और ध्यान रखना, अगर हार्ट अटैक होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्थोलिसिस डिसीज। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्थोलिसिस डिसीज। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? फैट के बारे में। तो यहां से मैं चालू कर रहा हूं आपको फैट पढ़ाना, जो कंपटीशन एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं। समझ गए कि नहीं? चलो ये बताओ, क्या फैट खाने से आपको ठंडी कम लगती है? या जिनके शरीर में फैट की मात्रा अधिक होती है उनको ठंडी कम लगती है? अरे हाँ या ना? चलो ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनिए यहाँ पे कि आपके शरीर में, आपको पता है कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं। क्या है? बहुत सारी कोशिकाएं। किसने की थी कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक, ठीक है। अभी ये कोशिका वाला फंक्शन हमने पढ़ा नहीं है, आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये जो सेल्स होती है हमारे शरीर में, जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, इन सभी कोशिकाओं के बाहर एक झिल्ली होती है। क्या होती है? एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। बिल्कुल ध्यान से समझना, गहरी क्लास है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को
हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब कोशिका जो झिल्ली होती है ना, ये बनी होती है प्रोटीन। किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड। तो कोशिका झिल्ली काम क्या करती है? देखिए, आपके घर में आप जब आटा छानते हो रोटी बनाने के लिए, तो वो जो छलनी होती है उसमें आटा छानते हो, अच्छा अच्छा आटा नीचे चला जाता है, खराब आटा, मोटा आटा जो रहता है वो ऊपर रुक जाता है। इसी प्रकार हमारी कोशिका की जो छलनी है, जो अच्छे पदार्थों को अंदर जाने देगी, बुरे पदार्थों को बाहर ही रखेगी। समझ गए? तो वो क्या है? कोशिका झिल्ली। इससे बेकार पदार्थ बाहर रहते हैं और अच्छे पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली को हम कहते हैं क्या? चयनात्मक झिल्ली। क्या कहते हैं? चयनात्मक। चयनात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चयन करके चूज करती है ये कि किसको अंदर लेना है, किसको बाहर। और ध्यान रखिएगा, ये अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होगा? कि आधे पदार्थों को अंदर जाने देगी, आधे पदार्थों को रोक देगी। तो ये बनती किससे है सर? ये बनती है प्रोटीन और लिपिड। यहां पर लिपिड का मतलब क्या है? वसा। यहां पर लिपिड का मतलब क्या है? वसा। तो ये सब तो मुझे पढ़ाना ही नहीं था आपको। कोशिका झिल्ली केवल इतना बता देना था कि जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली किसकी बनती है? प्रोटीन और वसा। तो क्या आपको समझ में आया कि जो फैट होती है, ये फैट हमारे लिए आवश्यक है या नहीं? हाँ। क्यों? क्योंकि सर इससे कोशिका की झिल्ली बनती है बाहरी। ये करती क्या है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर ये नहीं होगी तो कोशिका डैमेज हो सकती है आपके शरीर की। तो आपके शरीर की कोशिका सुरक्षित रहे, आपके शरीर की कोशिका बाहरी आघातों से बची रहे, इसके लिए काम कौन करती है? कोशिका झिल्ली। और जिसे कौन बनाता है? वसा। तो हम ये कह सकते हैं कि वसा हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। लेकिन क्या सर फैट से मोटापा आता है? सर फैट से मोटापा आता है। जी हाँ सर, फैट या वसा से हमें क्या आता है? सर मोटापा आता है। फैट या वसा से हमें क्या आता है? सर मोटापा आता है। सर आप एक बात बताएं कि सर वसा जो होती है, क्या ये हमें एनर्जी देती है? सर हाँ, वसा हमें एनर्जी देती है। कितनी एनर्जी देती है? वसा 1 ग्राम अणु में 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। कितनी किलो कैलोरी? 9.2। तो सर हमको कार्बोहाइड्रेट ने कितना दिया था? 4.2 या 4.1 से 4.5, प्रोटीन 4.5 और वसा 9.2। अगर 0.2 नहीं दिखे तो केवल 9 किलो कैलोरी एनर्जी। मतलब आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा देता कौन है? वसा। लेकिन तुरंत नहीं देता, तुरंत नहीं देता। आप ऐसा नहीं है कि आपको भूख लग रही है तो आप सीधा तेल पी लीजिए, आप सीधा तेल पी लोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी क्या? नहीं, ये आपकी बॉडी में जम जाता है, हाँ या ना? और जब ये आपकी बॉडी में जम जाता है, देखिए फैट कहां पर जमा होता है? देखो ध्यान से समझना बेटा, फैट कहां जमा कहां होता है? फैट तो ध्यान रखिएगा, फैट जो जमा होता है ना, फैट कहां जमा होता है? लीवर। किसके पास जमा होता है? लीवर। और ध्यान रखिएगा, लीवर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। अमोनिया को यूरिया में चेंज कौन करता है? लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। यहां पर विटामिन बी सी, कौन से विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी9, विटामिन बी2 और विटामिन बी11, ये सारे विटामिन कहां पर संचित रहते हैं? यकृत। तो यकृत में किसकी मात्रा होती है? फैट या वसा। फैट कहां पर स्टोर होता है? लीवर। ठीक है, ये आपका अमाशय है इस तरफ, इसको हम स्टमक कहते हैं, और स्टमक के जस्ट सामने, अमाशय के जस्ट सामने इस तरफ क्या होता है? लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हाँ या ना भैया? चलो अब आगे अपन चलेंगे लीवर के पास। तो ये क्या यहां पर मोटापा? लीवर के पास फैट स्टोर होता है, लीवर के पास वसा संरक्षित रहती है। अच्छा ये बताओ, वसा से मोटापा आता है। अच्छा बताओ, वसा 1 ग्राम अणु में 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। अरे हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब भैया बात ये बताओ कि वसा बनती किसकी है? वसा बनती मतलब वसा में होता क्या क्या है? तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, वसा ग्लिसरॉल, वसा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनती है। कौन से एसिड से सर? फैटी एसिड्स। किस किस से मिलकर बनती है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। और मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल क्या है? सर ग्लिसरॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। सर क्या है? एल्कोहल। और सर ये बताएं फैटी एसिड क्या है? तो सर ये कार्बोक्सिलिक समूह है। क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह। और कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं प्रोटीन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वसा किस किस से मिलकर बनती है? ग्लिसरॉल और किससे? फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और किससे? फैटी एसिड। तो अच्छा ये बताएं सर, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड होता है, तो फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3। तो सर फैटी एसिड और क्या? ग्लिसरॉल, ये मिलकर वसा बनाते हैं। फैटी एसिड के कितने अणु होते हैं? 3। सर ये ग्लिसरॉल क्या है?
ग्लिसरॉल क्या है? चलो देखो यहां पर ग्लिसरॉल क्या है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए ग्लिसरॉल C सिंगल बॉन्ड OH, C सिंगल बॉन्ड OH, C सिंगल बॉन्ड OH, इसको ही मिला के हम क्या कहते हैं भैया? ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। और इससे क्या मिलते हैं जल्दी बताओ? फैटी एसिड। फलस्वरूप क्या किसका निर्माण होता है? वसा। किसका निर्माण होता है? वसा। सर ये जो ग्लिसरॉल है ये किस प्रकार का काम करता है, कैसा दिखता है? तो देखिए देखिए ध्यान से कि ये इसमें कोई रंग नहीं होता, तो ग्लिसरॉल रंगहीन होता है। साथ ध्यान रखिएगा ग्लिसरॉल जो होता है ये गंधहीन भी होता है। कैसा होता है? गंधहीन। ये इसका कोई रंग नहीं होता, ये गंधहीन होता है। और ध्यान रखिएगा ये विषैला नहीं होता। ये कैसा नहीं होता? विषैला नहीं होता। तो ग्लिसरॉल का कोई रंग नहीं है, ग्लिसरॉल की कोई स्वाद नहीं है, और ये विषैला नहीं होता, शरीर के लिए अच्छा होता है। और इसे हम वसा की रीढ़ कहते हैं। ग्लिसरॉल को हम क्या कहते हैं? वसा की रीढ़। और एक बात ध्यान रखिए, ग्लिसरॉल क्या होता है? ज्वलनशील होता है। सर क्या होता है? ज्वलनशील। यार ग्लिसरॉल क्या? सर ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इज इक्वल टू वसा। तो वसा किससे मिलकर बनती है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। बात समझ में आ रही है? तो ग्लिसरॉल का क्या बोलोगे? C सिंगल बॉन्ड OH, C सिंगल बॉन्ड OH, C सिंगल बॉन्ड। इसी किसका रासायनिक सूत्र है? जिससे कौन मिलेगा? फैटी एसिड। और कितने फैटी एसिड? 3। कितने फैटी एसिड? 3। इससे क्या बनता है? इससे क्या बनता है भाई? इससे बनता है क्या? वसा। अब मैं आपसे अगर आगे बात करूं कि सर ये रंगहीन होता है, विषैला नहीं होता, गंधहीन होता है, और क्या होता है? इसे हम वसा की क्या कहते हैं? इसे हम वसा की क्या कहते हैं? क्या ये ज्वलनशील होता है? चल ये बात तो समझ में आ गई। अब भैया एक बात ध्यान से सुनिए, जो वसा है, वसा ये हमारे शरीर में लीवर में भी स्टोर होता है, लेकिन हमारे शरीर में और कहां कहां? तो हमारे शरीर में जहां भी एडिपोस टिश्यू रहेंगे, कौन से टिश्यू? एडिपोस टिश्यू जहां रहेंगे हमारी बॉडी में, वहां पर कौन रहेगा भैया? वसा। एडिपोस टिश्यू को, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, या हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको वसीय, और टिश्यू को हम बोलते हैं ऊतक। ठीक है? तो वसीय ऊतक या वो ऐसे ऊतक जिनमें वसा होती है, वसीय ऊतक कहलाते हैं। और वसीय ऊतक में ही कौन स्टोर होती है? वसा। हाँ या ना? तो बताएं सर किन ऊतकों में वसा का स्टोरेज होता है? वसीय ऊतक। किन ऊतक में? वसीय ऊतक। चलो ये बताओ कि जो ग्लिसरॉल होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं? कोई स्वाद नहीं। रंग कैसा होता है? गंध कैसी होती है? बताएं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अब वसा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? वसा कितने प्रकार की होती है? 2। चलिए एक वसा के कितने प्रकार होते हैं? 2। यहां पर लिखते हैं वसा, या वसा को हम क्या बोलते हैं? फैट। देखो कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो मेरे भाई संतृप्त वसा। कौन सी वसा? और दूसरी कौन सी? असंतृप्त। ये तो तुमको बहुत अच्छे से पता है। असंतृप्त मतलब मैंने संतृप्त बोल दिया, दूसरा 100% असंतृप्त होगा। ठीक है सर, संतृप्त और असंतृप्त को हम कैसे पहचानेंगे? तो संतृप्त यार आराम से पहचान सकते हैं। जहां पर आप फार्मूला देखो, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, आखिरी में COOH लग जाए, क्या लग जाए? C डबल। तो जहां पर सिंगल बॉन्ड, जहां कार्बन परमाणु में एकल बंध हो, कौन सा बंध हो? वहां पर वसा कौन सी होती है? संतृप्त। लेकिन जहां पर सर C डबल बॉन्ड हो या C ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां पर कौन सी वसा होती है? तो अगर वो फार्मूला भी दे दे और सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो आप बता देना सर संतृप्त है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तो सिंगल बॉन्ड दिखे तो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो। मजा आ रहा है कंटेंट में? नहीं आ रहा? स्वाद है? चलो भाई अब यहां पर एक चीज देखो सर, ये हमें किससे प्राप्त होती है? सर ये हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा जंतु वसा। जंतुओं से कौन सी वसा प्राप्त होती? घी। आपने घी खाया होगा, ये बहुत खतरनाक रहता है शरीर के लिए। याद रखिएगा कमरे का जो सामान्य तापमान होता है, कमरे के तापमान पर ये ठोस अवस्था में रहते हैं। कौन सी वसा? संतृप्त। कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में? ठोस। ये संतृप्त वसा होती है, जो किससे प्राप्त होती है? जंतुओं से। इसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मतलब वसा ही होता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा ये शरीर के लिए घातक होती है। घी शरीर के लिए बहुत घातक होता है, हाँ कि नहीं? यहां पर
दो चीजें पढ़ोगे आप, एल डी एल, एच डी एल। लो क्या हो गया? ठूस ठूस के सर, यहां देखिए, डेंसिटी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं, शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक। तो इसमें हम एलडीएल लिख सकते हैं कि एलडीएल किसका एक रूप है सर? संतृप्त वसा। अब इस तरफ देखिए, यहां पर कार्बन परमाणुओं के बीच कौन से आप बॉन्ड रहेंगे? या तो 2 या 3, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर द्विबंध भी हो सकते हैं, और हम हिंदी में बोले तो कौन से बंध हो सकते हैं? त्रिबंध। और यहां पर ये जंतुओं से प्राप्त होती है, लेकिन ये किससे प्राप्त होती है? ये किससे? वनस्पति से। सॉरी, ये किससे प्राप्त होती है? वनस्पति से, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ में रहते हैं, वनस्पति से प्राप्त होती है। और एक बात ध्यान रख लीजिए, वनस्पति से तो प्राप्त होती है, साथ में ये शरीर के लिए अच्छी होती है, बुरी नहीं होती। ये कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में रहती है? ठोस। लेकिन ये कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में रहते हैं? द्रव। यार आपके घर में जो तेल होता है, हम खाने के तेल को बोलते हैं मीठा तेल। तो जो मीठा तेल होता है, मीठा तेल के बगल में आप घी का डब्बा रख दीजिए, दोनों में ठोस कौन रहेगा? और जो तरल अवस्था में रहेगा वो तेल। तेल कौन सा है? असंतृप्त। ये क्या है भाई? ये क्या है? जंतुओं से कौन सी वसा प्राप्त होती है? जंतुओं से, है ना। अच्छा, वनस्पति से 2 या 3 बंध, 1 बंध, कमरे के तापमान पर ठोस, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, हाँ कि नहीं? तो बताए गुड फैट किसे कहते हैं? तो आपसे पूछ ले गुड फैट कौन होता है, तो आप बता देना बच्चे। गुड फैट इसे कहते हैं गुड फैट, और इसे इसे क्या कहते हैं? बैड फैट। क्या कहते हैं? जैसे इसका एग्जांपल पूछे तो आप बताना ओमेगा 3 और ओमेगा 6 4। बहुत बढ़िया बेटा, तरक्की पे हो। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये किसके एग्जांपल हैं? अगर आपसे पूछे इसका एग्जांपल तो हमने बता दिया घी होता है। अब यहां पर एक बात और देखो जरा ध्यान से, सर हमारे शरीर में, अरे बातें नहीं करो, हमारे शरीर में जो वसा होती है ये किस जगह पर डाइजेस्ट होती है? तो आप बताना सर। हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज एंजाइम। ये किसका पाचन करता है सर? ये वसा का पाचन करता है। कैसे करता है भाई ये बताओ। देखो, अच्छा एमाइलेज लिख दिया। अरे सॉरी यार भाई, वो क्या तुम्हारी भाभी की याद आ जाती है ना पढ़ाते पढ़ाते। देखो यहाँ लाइपेज, ठीक है, नाम नहीं लेंगे। देखो ये आपका कौन सा तंत्र है भाई? पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र है? तो ये आपका अमाशय और ये आपका लीवर। ये आपका अमाशय, ये आपका, हाँ कि नहीं? अब देखो यहां पर लाइपेज जो होगा वो वसा का पाचन करेगा, लेकिन मैंने पाचन तंत्र जो डेमो क्लास ली थी उसमें बता चुका था कि ये इस हिस्से को हम बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय को हम और क्या बोलते हैं? गॉल ब्लेडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लेडर। पाचन तंत्र बायोलॉजी की रीढ़ है, इसको समझ लिया, आधा से ज्यादा साइंस पूरा समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले पाचन तंत्र पढ़ाया था, ठीक है। तो ये जो गॉल ब्लेडर होता है इस हिस्से में पित्तरस जमा होता है, जो पित्तरस आकार हमारी छोटी आंत में मिलता है। ये वसा का एमल्सीकरण करता है। काय का एमल्सीकरण करता है? वसा का एमल्सीकरण करता है। कौन सा? पित्ताशय से पित्तरस। कौन सा रस? पित्तरस, ठीक है। नहीं देखा हो पाचन तंत्र की क्लास देख लेना, यूट्यूब पर है। अभी देखो दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया यहां और क्या होगा, तो यहां पर लाइपेज क्या होता है? एक लाइपेज क्या होता है? ये हमारे अग्नाशय नाम की ग्रंथि से निकलता है। यहां पर एक ग्लैंड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एक एमाइलेज और एक ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन।
तो जो लाइपेज होता है ना, ये किसका पाचन करता है? वसा का। हाँ या ना? तो हमारे शरीर में पाचन के लिए दो चीजें काम करती हैं वसा के, एक तो हमारा कौन सा रस? पित्तरस, और एक हमारा कौन सा एंजाइम? लाइपेज। अब एक बात और सुनिए ध्यान से भैया, अभी से तुम्हारी बात तो सुन रहे हैं, सही बात है। देखिए जो वसा होती है इसमें जमा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। जब इस कोलेस्ट्रॉल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, कौन सी किरणें? सूर्य की, तो ये कोलेस्ट्रॉल बदल जाता है किसमें? एर्गिस्ट्रॉल में। किसमें बदल जाता है? एर्गिस्ट्रॉल में बदल जाता है। ठीक है, आगे चल के इसी से कौन सा विटामिन बनता है? डी। कौन सा विटामिन? डी। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स और ऑस्टिमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, विटामिन डी ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये चीज मैं आपको जब विटामिन चालू करूंगा तो विटामिन में बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। लेकिन अब वसा कंप्लीट हो गया, वसा के बाद अब हमें क्या पढ़ना है भाई? विटामिन। चले विटामिन पर, थके तो नहीं? नौकरी लेना है बेटा, करोड़ों फॉर्म भराएंगे, करोड़ों। आपको करोड़ों में से एक, समझ गए कि नहीं? देखो यहां कौन सा टॉपिक चालू करेंगे? विटामिन। देखो भाई, विटामिन क्या चालू करेंगे? विटामिन की क्लास चालू करेंगे। अब मेरी बात सुनो, जरा ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ल्यूनिन। क्या नाम था? 1881 की बात है। एक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था? इसने क्या किया कि सर इसने प्रोटीन लिया, वसा ले ली, खनिज ले लिए और चीनी मतलब शक्कर ले ली। क्या क्या ले लिया? वसा, प्रोटीन, शक्कर और खनिज, सबको इकट्ठा करके एक लड्डू बनाया और रख दिया और चूहों को खिला दिया। चूहे आए, खा लिए, देखा चूहे मर गए। चूहे क्या हो गए? अरे बाप रे! इसको फिर समझ में चला, दूध पीते तो बच जाते, या जो चूहे दूध पीते हैं, दूध में ऐसा क्या है? दूध में ऐसा जो चूहों को जिंदा रख रहा है, मतलब दूध में कुछ ऐसे पोषक पदार्थ भी हैं जो चूहों को जिंदा रख रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था विटामिन के बारे में। किसने बताया था? हाँ, किसने बताया था? तो विटामिन के बारे में सबसे पहले बताया किसने? ल्यूनिन ने बताया। किसने बताया? ल्यूनिन ने। लेकिन उसके बाद 1911 में एक वैज्ञानिक और आता है जिसका नाम होता है कैसिमिर फंक, जिसको हम सी फंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सी फंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कश्मीरी फंक याद कर लो आप। इसने क्या किया? इसने चावल के पॉलिश को, काय के पॉलिश को? चावल के पॉलिश के सांद्रण को अलग किया। किसको अलग किया? चावल सांद्रण मतलब चावल के ऊपर के पूरे पॉलिश को निकाल लिया और यहां पर उसने प्राप्त किया एक विटामिन। ठीक है, पर ये विटामिन कौन सा है ये व्यक्ति अभी भी जान नहीं पाया, लेकिन नाम रखा इसने क्या? विटामिन। तो विटामिन के बारे में बताया किसने था? ल्यूनिन। लेकिन ये नहीं बोला कि विटामिन है, उसने ये बोला कि कुछ ऐसी चीज है जो चूहे को जिंदा कर रही है, एक चूहे को जिंदा रख रही है। लेकिन विटामिन की खोज जिसने की उसका नाम क्या था? सी फंक। तो विटामिन को खोजा किसने? सी फंक। विटामिन के बारे में बताया किसने? आगे एक और याद रखना, हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक आए। कौन से वैज्ञानिक? और हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने आके विटामिन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किस चीज को प्रतिपादित किया? विटामिन। ध्यान रखिएगा, विटामिन के बारे में बताया किसने? विटामिन का सिद्धांत किसने दिया? हाँ कि नहीं? और अगर आपसे पूछे कि सर विटामिन का सिद्धांत किसने दिया? विटामिन है क्या सर? विटामिन वाइटल प्लस एमीन से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है? हाँ, देखिए वाइटल का मतलब क्या होता है? रासायनिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? रासायनिक क्रियाएं। और एमीन का मतलब होता है NH ग्रुप। कौन सा ग्रुप?
इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अब कितने कितने होते हैं वो पढ़ेंगे। विटामिन में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन कैसे यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कैसे यौगिक होते हैं बेटा? कार्बनिक, क्योंकि इसमें कार्बन होता है। हाँ, लेकिन सर अभी से हम पढ़ते आ रहे हैं, वसा एनर्जी देता है, प्रोटीन एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। सर प्रोटीन देता है, वसा देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। अगर मैं बात करूं विटामिन की, तो विटामिन एनर्जी नहीं देता। सर फिर खाते क्यों हैं भाई? पूजा क्या हो गया बेटा? क्या कहां खो गए हो? हाँ देखो, तो जो विटामिन होते हैं ना, विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते। विटामिन एनर्जी फिर खाते क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सर उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? उपापचयी क्रिया मैंने आपको ये भी पाचन तंत्र में पढ़ा चुका हूं क्या होती है ना, लेकिन नहीं है याद तो कोई बात नहीं, यहां मैं फिर से बता दूं। देखिए, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? हमारे शरीर में कई सारी ऐसी रिएक्शंस चल रही हैं। हम भोजन खा रहे हैं, भोजन शरीर में जाकर टूट जाता है छोटे छोटे भागों में, है या ना? हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन खाते हैं टूट जाता है, पेप्टोन्स में, पेप्टाइड में जाकर टूट जाता है, और उसी प्रोटीन से आगे चल के यूरिया का निर्माण भी हो जाता है, उसी प्रोटीन से आगे चल के डीएनए का निर्माण भी हो जाता है। तो हम हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं। अंदर ब्लड बन रहा है, कहीं पर कहीं जगह ब्लड को छाना जा रहा है, कई जगह पर ब्लड में ऑक्सीजन मिलाई जा रही है, कितनी सारी क्रियाएं होती हैं। तो इन सभी क्रियाओं को मिलाकर एक बात बोल दी गई, मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रिया। कौन सी क्रिया? उपापचय। तो हमारे शरीर में विटामिन किस क्रिया में भाग लेते हैं? उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये हमें एनर्जी नहीं देते। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। हाँ, किस किस से मिलकर बने हैं? वाइटल प्लस एमीन। वाइटल का मतलब रासायनिक क्रियाएं, एमीन का मतलब कौन सा ग्रुप? एमीन का मतलब कौन सा ग्रुप? हाँ या ना? एमीन का मतलब कौन सा ग्रुप? बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक बात समझिए जरा ध्यान से कि सर जो विटामिन के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखिएगा बेटा, विटामिन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक कौन से? जो जल में घुल जाते हैं, और एक कौन से? जो वसा में घुलते हैं। एक जो जल में घुल जाते हैं और एक जो वसा में घुलते हैं। सर जो जल में घुल जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो जल में घुलने वाले विटामिन बी सी पी। कौन से? बी सी पी। और वसा में घुलने वाले कीड़ा। क्या बोलोगे? कीड़ा। क्या बोलोगे? कीड़ा। ठीक है, जल में घुलने वाले बी सी पी। बसाते कौन है? कीड़े मकोड़े बसाते हैं कि नहीं? हाँ सर, बीसीपी बसपा, बसपा पार्टी है, ध्यान रख लेना। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पानी। ये यहाँ के लोग बहुत पानी पीते हैं, बसपा पार्टी। तो बीसीपी बसपा याद कर लो, लेकिन बसपा में ए मत जोड़ देना, ए उधर है। तुम तो बीसीपी याद कर लो, या तो ऐसे याद कर लो कीड़ा इधर हो गया, बचे हुए कहां? जल में। तो कौन कौन से विटामिन है? अब एक बात बताएं, अभी वसा पढ़कर आए हैं, क्या वसा आपके शरीर के लिए ज्यादा मात्रा में नुकसानदेह हो सकती है? हाँ, तो क्या वसा में घुलने वाले विटामिन भी शरीर के लिए नुकसान हो सकता है? हो सकता, लेकिन जल में पानी कितना भी पियो यार। अब जो लोग ज्यादा मात्रा में क्या पीते हैं? शराब। शराब बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत बुरी चीज भी है। पीने वालों के लिए बहुत अच्छी है, नहीं पीने वालों के लिए बहुत बुरी है ना। देखो, तो जो नहीं पीते हैं ना उनके लिए बुरी इसलिए है कि वो पी नहीं पा रहे। जब वो पीना चालू कर देंगे तो उनके लिए फिर वो बुरी नहीं है। चलो देखो यहां, तो जो लोग शराब पीते हैं, शराब, तो वो लोग बार बार कहां जाते हैं? बाथरूम करने के लिए जाते हैं। शराबी लोग ज्यादा मात्रा में बाथरूम करते हैं क्योंकि शराब के साथ पानी मिला होता है। ज्यादा मात्रा, इतनी शराब लेते हैं, इतना पानी लेते हैं। अब कोई व्यक्ति एक बोतल शराब पिएगा पूरी, तो कितने सारे पेग पिएगा? बोलते ना पेग बनाओ, तो पेग में पानी, अब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है शरीर में। अब आप छोड़ो यार, शराब ही छोड़ो, आप कभी कभी ज्यादा मात्रा में पानी पी लेते हो तो बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। सामान्य सी बात है यार। हाँ, कितना शर्मा रहा है उधर, देखो, नहीं ऐसा लगता है ये जाता ही नहीं होगा। वाह, देखो, तो शराबी, अब आप तो कभी जब कम ज्यादा पानी पीते हो, लेकिन शराबी लोग तो रोज शराब पी रहे हैं, रोज ज्यादा मात्रा में पानी पी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के शरीर से ये विटामिन बाहर हो जाते हैं। कौन कौन से? बी सी पी। तो अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्तियों में किस विटामिन की कमी होती है?
एक और चीज ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन बनता है, अत्यधिक शराब पीने से कौन सा रोग होता है? सिरोसिस। कौन सा रोग होता है? ये ग्रुप डी में आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आगे चल के पढ़ाऊंगा, मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, बीसीपी, ये ज्यादा मात्रा में अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में कैसे हो जाते हैं? बुरे। तो बताएं, विटामिन बी किस में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन पी, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन पी। अब आपसे एक बात पूछे कि सर कौन से विटामिन हमारे लीवर में स्टोर होते हैं? तो हमारे लीवर में अभी बताया था 9, 2, 12, 9, 2, 11 याद कर लेना, 11 से एक बढ़ा देना। B9, B2 और B12 ये कहां पर होते हैं? और विटामिन अगर बात करें और कौन सा विटामिन होगा तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन के नहीं रहता है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये तीनों विटामिन भी कहां होंगे? लीवर में। समझ गए कि नहीं? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के कहां होता है? बड़ी आंत में। कहां होता है? विटामिन ए कहां स्थित होता है? बड़ी आंत। ठीक है, चलिए अब यहां पर विटामिन ई, विटामिन डी ये सब कहां होंगे? लीवर में। 9, 2, 11 और ईड़ा या कुछ भी याद कर लो, कीड़ा में से क्या हटा दो? के, ईड़ा याद कर लो, ये कहां होते हैं? लीवर। अब शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने की। सबसे पहले कौन सा विटामिन पढ़ेंगे? अरे बोलो भाई। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है बेटा? रेटिनॉल, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेटिनॉल, ठीक है। इसका एक और नाम है एक्सेरोफाइटर। क्या नाम है बेटा? एक्सेरोफाइटर। चलिए, जो विटामिन ए है इसका फार्मूला क्या होता है सर? इसका होता है C20H30O सिंगल, ठीक है। क्या फार्मूला होता है इसका? C20H30O, C20H, हाँ या ना? C20H30 नहीं है बेटा, नोट्स वोट्स में नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, ये जो विटामिन होता है ना, विटामिन ए किसमें घुलनशील होता है? ये बताओ, किसमें होता है घुलनशील? किसमें घुलनशील होता है? वसा। तो बताएं, क्या इसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए अच्छी है? अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए अच्छी, अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये प्रतिरक्षा, मोस्ट आईएमपी चीज बता रहा हूं, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को डेवलप करने में इसकी अहम भूमिका होती है। विटामिन ए नहीं खाओगे, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं होगा। जरा सा वायरस आपके शरीर में गया और आप बीमार। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं होता। WBC, यू नो अबाउट WBC, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका, पढ़ेंगे वो भी पूरा, धज्जियां उड़ा देंगे साइंस की अपन, लेकिन बस आप डेली कोचिंग आओ, ठीक है। चल, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाने में भूमिका निभाता कौन है? ए। लेकिन ये अकेला नहीं बनाता, एंटीबॉडी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती। क्या केवल कोशिका से आपका शरीर बना है? नहीं। पानी नहीं पिएंगे, खाने ही नहीं खाएंगे, कुछ प्रोटीन ही नहीं खाएंगे तो कोशिका कहां से बनेगी? है ना? तो किसी भी चीज को बनने के लिए बहुत सारे अंगों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही एंटीबॉडी को बनाने के लिए सहायता कौन करता है? ए। तो क्या विटामिन ए से आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है? है ना? अब एक बात सुनो दूसरी, यहां पर ये अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपके नेत्र की क्षमता को बढ़ाता है सर। किसको बढ़ाता है? यहां पर उससे पहले यहां देखिए, ये आंख है, हाँ कि नहीं? ये क्या है बेटा? ये आंख है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये जो आंख होती है ना, इनके जस्ट ऊपर इस हिस्से में, कौन से हिस्से में? इस हिस्से, यहां एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्रिमल। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, लैक्रिमल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड हमारे शरीर में आंसुओं का स्राव करती है। तो आंसू निकालने वाली ग्रंथि कौन सी है? लैक्रिमल, जो कहां होती है? आंखों के ऊपर। बेटा कहां ध्यान है तुम्हारा? क्या कथा था में बैठे हैं किसी की कि बस
पूछूंगा मैं अभी तुमसे, है ना, क्लास खत्म होने के बाद। कोई भी ये ना समझे कि भैया बैठ गए हैं आराम से, पूछूंगा ना, पिटाई होगी तगड़ी, बुरा लगे तो लगे। बोलो। ठीक। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मनुष्य की जो आंखें होती है ना, यहां पर कौन सी ग्लैंड होती है? लेक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, यहां पर ये जो लेक्रिमल ग्लैंड होती है, ये हमारे शरीर में किसके स्राव के लिए जानी जाती है? आंसू। किसके लिए जानी जाती है? अब हमारी आंखें जो होंगी, हमारी आंखों में यहां पर एक हिस्सा होता है, ठीक है, यहां पर एक हिस्सा होता है, ठीक है, ये हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पंकटम। क्या बोलते हैं? पंकटम। ये पंकटम से जैसे ही हम रोते हैं हमारे आंसू बहते हैं यहां, तो ये पंकटम क्या करता है? ये कुछ मात्रा में आंसुओं को सोख लेता है। क्या कर लेता है? सोख लेता है। कुछ मात्रा में आंसुओं को सोख लेता है, और इसकी ये जो हमारी नाक होती है, यहां से नाक के रास्ते इन आंसुओं को भेज देता है। तो जब भी कोई व्यक्ति रोता है ना, तो उसकी नाक भी चली आती है। आपने मेरे मुंह से निकल गई ऐसा करता है ना, उसकी नाक आती है भाई। नाक क्यों आती है? नाक नहीं है वो यहां से आंसू सोख लिए गए पंकटम के द्वारा, कहां भेज दिए गए? नाक में। से पंकटम बोलते हैं। बताए आंसू कौन सी ग्रंथि बनाती है? लेक्रिमल। कौन सी ग्रंथि बनाती है? लेक्रिमल। अब यार एक बात सुनो, मैं आपको पढ़ाता कुछ और हूं लेकिन घुस कहीं और जाता हूं। आप लोग ऐसा ऊंची हाथ करके ऐसे बता दीजिए करो, सर टॉपिक पे आ जाओ। मैं ये पढ़ा रहा हूं नेत्र क्षमता। नेत्र क्षमता में जो आपकी आंखें होती है ना, ये यहां पर आंखों में दो सेल्स होती है। कितनी सेल्स होती हैं? एक होती है रोड्स और एक होती है कॉन्स। एक रोड और एक, हाँ कि नहीं? देखिए, अंधेरे में देखने के लिए, काय में देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम करती हैं, वो कौन करती हैं? रोड। ये खराब हो जाएंगी तो अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। और हमें जितने भी रंग दिखाई देते हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कॉन्स। अरे हाँ या ना? मम्मी कसम, समझ में आ रहा है? जो रोड होती है अंधेरे में देखने में मदद करती है, कौन सी जो होती है ना, ये आंखों में हमें जितने भी रंग दिखाई देते हैं। सर इन दोनों में हाँ, इन दोनों में प्रोटीन होता है एक सर, और उस प्रोटीन का नाम क्या है सर? ऑप्सिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? सर इसमें आयोडोप्सिन, इसमें रोडोप्सिन। कौन सा? रोडोप्सिन। तो हमारी आंखों में रोड और कॉन्स में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्सिन। ऑप्सिन। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए इस ऑप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलने की कोशिश करता है? रोडोप्सिन। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो ऑप्सिन प्रोटीन रोडोप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा। जब रोडोप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा तो रोड पूरी तरह से अपना काम नहीं करेंगी। जिनका जो काम है अंधेरे में देखने का, वो उनको नहीं दिखाई देगा। इससे आपको एक रोग होगा जिसे हम बोलते हैं रतौंधी। समझ में आ रहा है बेटा? मजा आया? नहीं? तुम बोलते क्या बात नहीं करते यार। रतौंधी कैसे हो गई? समझ में आया कैसे हुई? सर विटामिन ए खाया, ऑप्शन रोडोप्सिन में बदला, रोडोप्सिन ने हमको अंधेरे में देखने की मदद किया। नहीं खाया, रोडोप्सिन नहीं बना, अंधेरे में नहीं दिखा, रतौंधी। कौन सा रोग? कौन सा रोग हो जाएगा भैया? अरे कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी का एक और नाम है निक्टालोपिया। कौन सा रोग है? और इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। तो रतौंधी या निक्टालोपिया, ये रतौंधी है। इसको हिंदी में भी लिखा हुआ जाता है निक्टालोपिया रोग। निक्टालोपिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए का नाम क्या है? रेटिनॉल या एक्सेरो। समझ में आया? अरे हाँ या ना? अब कुछ लोग बोलते हैं सर कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस एक ही चीज होती है क्या? है? कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, कुछ लोग बोलते हैं मुझसे। तो उनको मैं बता दूं कि सर जो रोड की कमी से होता है ना, उसे रतौंधी बोलते हैं।
क्योंकि इसमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता, ठीक है। और जो कोन्स की कमी से होता है उसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, कलर ब्लाइंडनेस में लाल, नीला और हरा रंग समझ में नहीं आता। यस और नो? अब आपसे पूछे सर रतौंधी कैसी बीमारी है, तो आप बताना सर रतौंधी जो है अनुवांशिक बीमारी है सर। कैसी बीमारी है सर? अनुवांशिक। मतलब बाप को है तो बेटे को भी होगी, है ना। बाप को है तो बेटी को भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, बेटी भी वहीं से है ना, ठीक है। चलिए देखिए, तो रतौंधी अनुवांशिक बीमारी है क्या? इसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। अरे हाँ कि नहीं? रतौंधी में शाम के समय व्यक्ति को दिखाई, रतौंधी को हम क्या बोलते हैं? निक्टालोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। अब एक बात और सुनिए इसके बारे में, अगर रतौंधी का ढंग से इलाज ना किया जाए तो इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं हो जाएगा, व्यक्ति अंधा हो जाएगा और क्या हो जाएगा? लंगड़ा होएगा क्या? हाँ कि नहीं? अब सर ये तो रतौंधी थी, ये क्या थी? रतौंधी। एक और रोग होता है जिसे हम बोलते हैं जीरोथैलेमिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? जीरोथैलेमिया। सर इसको हम इंग्लिश में ड्राई आईज सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ड्राई आईज सिंड्रोम, ठीक है। जल्दबाजी में लिखता हूं तो हिंदी और इंग्लिश की स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, इंग्लिश पे फोकस मत करना, नहीं तो बोल सर इंग्लिश की स्पेलिंग गलत लिख दी, हिंदी की स्पेलिंग गलत लिख दी, रतौंधी गलत लिख दिया। भाई जिसका दिमाग तेज होता है ना, उसके हाथ उसके दिमाग के सिग्नल को कम पड़ते हैं, उसका हाथ अपनी अंदाज से चला जाता है, दिमाग कुछ और बोलता है, तो स्पेलिंग भले कुछ भी हो, ठीक है। समझ गए कि नहीं? और एक चीज, जिनका दिमाग बहुत तेज होता है उनकी राइटिंग बहुत खराब होती है, और मेरी राइटिंग कैसी है? अच्छी है तो मतलब ठीक। ड्राई आई सिंड्रोम मतलब सूखा आंखों का रोग, ठीक है। इसमें क्या होगा सर? इसमें कुछ नहीं होगा, लेक्रिमल ग्रंथि सूज जाएगी, आंसू नहीं आएंगे, आंसू नहीं आएंगे, आंसू निकलेंगे ही नहीं, आंसू नहीं निकलेंगे। और हमारी जो आंखें होती हैं उन आंखों में घर्षण की मात्रा बढ़ जाती है, उनमें घर्षण की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हमारी जो आंखें होती हैं, इस आंखों में जो काला काला हिस्सा होता है ना, ये भी पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं इसे? पुतली और आइरिस। ये हिस्से में सफेद धब्बा बोल रहा है, सफेद धब्बा पड़ जाता है सर। कौन सा धब्बा पड़ जाता है? सफेद धब्बा पड़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं केरेटा मलेशिया। कौन सा रोग कहते हैं इसे? केराटा मलेशिया। और अभी भी तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो तुम्हारी आंखें सूज के एकदम बाहर लटक जाएंगी। तो आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनकी आंखें बाहर ही लटक रही हैं, ऐसे इनके पूरे गोले बाहर आ गए हैं, ऐसे देखे होंगे, चश्मा लगाया है फिर उन्होंने, हाँ कि नहीं? तो ये कौन सा रोग होता है? जीरोथैलेमिया। इसी रोग से आगे चल के कौन सा रोग हो जाता है? केरेटा। कौन सा रोग हो जाता है? एक और रोग होगा इसकी कमी से, जिसे हम बोलेंगे कोरोनियल जीरोसिस। कोरोनियल जीरोसिस, हिंदी में लिख देते हैं कोरोनियल जीरोसिस। जीरोसिस देखिए भाई, ये कोरोनियल जीरोसिस जो रोग है, ये भी किससे संबंधित है? कॉर्निया। कोरोना से नहीं, कॉर्निया। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कॉर्निया। यार आपको आंखों के बारे में भी बता देता हूं, थोड़ा सा देख लो, आपको आंखों के बारे में भी बता देता हूं। देखो भाई, यहां पर इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। चल, क्या हो गया? देखिए, ये हमारी जो आंखें होती है ना, इस प्रकार से हमारी आंखें होती हैं। ये हमारी क्या है बेटा? आंखें। ये आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। आंखों की बाहरी सतह क्या कहलाती है? स्क्लेरो। क्या कहलाती है? स्क्लेरो। इन आंखों के अंदर एक और लेयर होती है, इन आंखों के अंदर एक और लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनर स्क्लेरो। क्या बोलते हैं? इनर स्क्लेरो। ये कठोर ऊतकों की बनती है। किसकी बनती है? कठोर ऊतक। ये बाहरी जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा ही कहलाता है आंखों का कॉर्निया।
क्या कहलाता है? कॉर्निया। क्या कहलाता है? कॉर्निया। और यहां पर होता है आंखों में, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जब आप किसी वस्तु को देखते हो, मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखी है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें सबसे पहले कॉर्निया से टकराएंगी, फिर लेंस पर जाएंगी, और लेंस इनको सिकोड़ कर मिला देगा कहां पर? रेटिना पर, और यही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। आंखों में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, आंखों में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, बेटा देखो विटामिन ए ही पढ़ रहे हैं अभी, है ना। आंखों में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, लेकिन जब हमारी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं मस्तिष्क को ये इमेज भेजती हैं, तो हमारा मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को पलट कर देखता है, फलस्वरूप ये हमें वस्तु चीजें सीधी दिखाई देती है। हाँ कि नहीं? और एक सवाल याद रखना, हमारी आंखों में समंजन क्षमता हेतु न्यूनतम दृष्टि की दूरी कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। मतलब आपको 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी से किसी वस्तु को देखनी चाहिए। इससे और पास लेकर आओगे ना तो आपको चीजें धुंधली दिखाई देंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, नेत्रदान करते समय व्यक्ति अपनी आंखों का कॉर्निया वाला हिस्सा दान करता है। ठीक है, तो अभी मैं नेत्र नहीं पढ़ा रहा हूं, नेत्र पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें घुसूंगा तो शाम को निकलेंगे अपन वहां से। तो अभी फिलहाल अपन यहां पर छोड़ दें। अरे हाँ कि नहीं? कौन सा विटामिन पढ़ रहे हैं? विटामिन ए। अब यहां पर एक बात सुनिए, सर विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से हैं? स्रोत क्या क्या है? जितने भी आप पके हुए फल देखोगे, कौन से फल? पके हुए फल। उन सभी फलों में, जैसे जो जो जिनका रंग पीला होता है, तो हरे और पीले सभी फलों में, कौन से फलों में? हरे और पीले सभी फलों में। मैंने आपको कैरेटा मलेशिया दिखाया था ना, 1 घंटा हो गया क्या? इतने जल्दी हो गया? अभी तो इंजन गर्म हुआ है। विटामिन सी बाकी, थोड़ा चला दे, 10 मिनट और किया, ठीक है। हरे पीले सभी फलों में, कौन से फलों में? हरे पीले सभी फलों में कौन सा विटामिन? मुझे पता है कि लड़कियां, कुछ लड़कियां जो मैं देख लेता हूं, पढ़ लेता हूं चेहरा, ऐसा मन हो रहा है, रहने दो सर, अब तो रहने दो सर, अब नहीं झेल पाएंगे सर। पिक्चर देखने जाते हो, 3-3 घंटे देखते रहते हो नाटक। अरे घर पे तो देखते होंगे ना यार, आज तक कोई पिक्चर नहीं देखी क्या? एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल लेंगे, लेकिन हाँ नहीं बोलेंगे। घर पे तो पिक्चर देखते हैं, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। कोकिला वाला जो नाटक चलता है ना, वहां पर वो धूम ताना धई ना धई ना धई ना धूम ताना धई ना, कोकिला आ रही है, राशि अचार में नमक मिला रही है, उधर से अहम बैग लेके आ रहा है, राधिका जा रही है, वो सब तो बड़े अच्छे से देखेंगे। और मैं बोल रहा हूं जीरो थैलेमिया और काशी और प्रोटीन तन्ने क्या है, एक से नहीं बोल रहा हूं मैं, लड़कों से भी बोल रहा हूं ये चीज। अरे तुम भी बहुत वेब सीरीज टिकाते हो बेटा, हमें मालूम है। तुम मिर्जापुर वेब सीरीज 8-8, 9-9, 10-10 घंटे का एक सीजन है। अरे भाई देखना चालू करते, खाना नहीं खाते लड़के, रात को 12-12, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक सीरीज चल रही, लेकिन आधे घंटे की क्लास नहीं कर पाएंगे। यही तो होता है बेटा, पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। सुनो, आपको अगर नौकरी लेना, एक बार नौकरी ले लो, उसके बाद चाहे मिर्जापुर देखो, चाहे कोकिला मोदी देखो, कौन ही पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखो यहां स्रोत, बातें नहीं, बातें बिल्कुल नहीं, स्रोत। पके हुए सारे फलों में विटामिन ए, सबसे ज्यादा विटामिन ए गाजर में। किसमें? जिसमें कैरोटीन होगा उसमें विटामिन ए होगा। गाजर में कैरोटीन होता है, दूध में कैरोटीन होता है, मछली में कैरोटीन होता है। तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हरी सब्जी जरूर ठूस देना। हरी सब्जी, पालक, पत्ता गोभी, मेथी, हरी सब्जियां, हरी मिर्ची में भी है ना, तो सभी हरी मिर्चियों में, पके हुए फलों में, गाजर में, इन सब में दूध, अंडा, मांस, मछली लगा दो, विटामिन ए। चना की भाजी यहाँ लिया, मेथी लिया, मक्का की रोटी लिया, सब ले आओ तुम। ठीक है, अब एक सवाल और ध्यान रखिएगा बेटा, कि जो वैक्सीनेशन होता है ना, वैक्सीनेशन, उस वैक्सीनेशन में कोई भी वैक्सीन लगाएं, उसे विटामिन ए को जरूर ध्यान में रखा जाता है, उसका उपयोग में लाया जाता है विटामिन ए, क्योंकि ये हमारे शरीर में फेफड़े और हमारी त्वचा को भी अच्छा रखता है। इसकी कमी से इंसान मर सकता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में उपयोग में लाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ए।
एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ाता हूं बेटा पूरे, समझ गए, बहुत मेहनत करके आता हूं आपको पढ़ाने के लिए, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। बताएं, रोड्स और कॉन्स कहां होती हैं? आंखों में। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? हमारी आंखों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा बनता है? चलिए अब हम कौन सा विटामिन पढ़ेंगे? विटामिन सी। पढ़ा दें? रहने दें, चलो बंद कर दो, विटामिन सी डी के कल बंद कर दो।